भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम अकादमिक सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पूर्व में विदित है कि इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी मैडम कर रही हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ अध्यक्ष की कुर्सी सुशोभित करने के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। मैडम पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, इतिहास विभाग, दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर। 26 सालों का मैडम का अध्यापन का अनुभव है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेंडर हिस्ट्री पर मैडम का विशेष रूप से काम है। 30 से अधिक शोध पत्र अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। इस सत्र में अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ मैडम लेप्चा समुदाय के पारंपरिक ज्ञान पर अपनी बात रखेंगी। इस प्रथम अकादमिक सत्र में वक्ता के तौर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं सिक्किम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मीनू पंत मैडम। बहुत ही सम्मान के साथ मैं मंच को सुशोभित करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। मैडम वर्तमान में आईसीसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं सिक्किम विश्वविद्यालय। पोस्ट डॉक आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। सेंटर फॉर हेल्थ, मेडिसिन एंड सोसाइटी पर आपका काम रहा है और पूर्वोत्तर के कई महत्वपूर्ण जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं उसको लेकर के वो कई परियोजनाओं से भी जुड़ी हैं। मैं आपका भी इस सत्र में स्वागत करता हूं। इस सत्र में जो हमारी अगली वक्ता हैं डॉक्टर फिल्मेका मारवानियान जी, जो पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको भी मंच सुशोभित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका खासी समुदाय को लेकर के, लोक साहित्य को लेकर के और खासी भाषा को लेकर के विशेष कार्य है। इस सत्र में हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। और जो हमारी इस सत्र की अंतिम वक्ता हैं डॉक्टर शोभा लिंबू जी, वो ऑनलाइन हमसे जुड़ी हुई है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका लिंबू भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैडम आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो अधिक विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले इस सत्र की वक्ता डॉक्टर फिल्मेका मारवानियान जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। फिल्मेका मारवानियान जी। पीपीटी तो नहीं है, पीपीटी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित स्त्री दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हमारे प्रथम सत्र के अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी वक्तागण एवं इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं खासी जनजाति की प्रकृति संबंधी ज्ञान परंपरा पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेघालय के बारे में हमने उद्घाटन सत्र में भी सुना है कुछ और मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि मेघालय राज्य में मुख्य रूप से 3 जनजातियां निवास करती हैं, खासी, जैंतिया और गारो। और मैं यहाँ केवल खासी जनजाति पर अपना पर ज़्यादा जोर दूंगी। तो खासी जनजाति में मातृवंशीय समाज का प्रचलन है। खासी ही नहीं, खासी, जैंतिया, गारो तीनों जनजातियों में मातृवंशीय समाज है। और यह मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह मातृ सत्तात्मक नहीं है, मातृवंशीय है, क्योंकि सत्ता तो पिता का ही होता है और पिता ही घर का मुखिया होता है, लेकिन जो वंश जो है, सरनेम जो लगता है वो माँ का लगता है। और जहाँ हम
भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है, वहाँ ये मातृवंशीय समाज इस वाक्य को सार्थकता प्रदान करती है, ऐसा मैं समझती हूँ। हमारे समाज में वंश जो है वो माता, पुत्री पुत्री, नातिन, परनातिन इत्यादि इस तरह से हस्तांतरित होती हैं। खासी जनजाति में मातृकुल ही क्यों है, पितृकुल क्यों नहीं? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रत्येक कुल की एक पूर्वज माता होती है और जिसे कयौबई कहा जाता है। वो कयौबई जो है कलेइलोंकुर से उत्पन्न हुई है, यानी कि अ, कलेइलोंकुर मतलब कि कुल देवी। तो एक विद्वान हैं खासी भाषा के एच.ओ. माउरी, वो ये कहते हैं कि अ, खासी जो पुरुष थे प्राचीन समय में, वे पहाड़ों में तो योद्धा हुआ करते थे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाते थे और युद्ध करके जो है अपना जो भी उनका जो कबीला होता था उसमें शासक के रूप में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय युद्ध में रहता था, इसलिए उसे लगता था या उनको लगता था कि माता को ही अ, उसका सरनेम मतलब बच्चे को माता का ही सरनेम देना चाहिए, क्योंकि माँ ही अधिक जो है बच्चों का की देखभाल करती है। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक ही कुल में जब विवाह निषेध होता है और यहाँ कई सारे कुल मिलते हैं और इन कुलों के बीच में हम देखते हैं कि कुल बंधन भी मिलते हैं। जैसे कि मेरा सरनेम है मारबन्यंग, तो मेरा कुल केवल मारबन्यंग के अंतर्गत ही नहीं आता है, कुछ ऐसे कुल भी हैं जिससे हम अपना कुल संबंध रखते हैं। जैसे मारपना है, वान्यांग है, मिल्लियम है, तो ये कुछ अलग-अलग कुल है और उसका कारण क्या है? उसे उसके बारे में डॉक्टर ओ.एल. स्नाइतांग कहते हैं कि प्राचीन समय में क्या होता था कि बाज़ार या हाट जब जाती थी कोई स्त्री, तो वो अपना बच्चा जो है किसी पड़ोसिन को देकर जाती थी कि इसका आप ख़्याल रखना। तो अगर वो अपना दूध पिला देती है, तो उसके बच्चे में और उसके जो पड़ोसिन के जो बच्चे हैं, उसमें फिर एक भाई-बहन का संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि एक ही माँ का दूध उन्होंने पिया होता है। तो इसलिए इस तरह से कुल बंधन जो है पाए जाते हैं और हमारे खासी जनजाति में कुल 500 5200 कुल मिलते हैं, जिसमें से 447 कुल ऐसे हैं जो जिनके आगे दखार लगाया जाता है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट वाले इस शब्द को सुनते होंगे दखार, तो दखार का एक अर्थ होता है जो नॉन खासी है, उसको हम दखार कहते हैं। और ऐसे सरनेम भी हैं जो केवल दखार लगाते हैं या किसी भी एक उम, एक सरनेम के आगे जो है खार, जैसे खारलंगडो, यानी लंगडो के आगे जो है खार लगाया जाता है। इसका कारण ये है कि कुछ जो खासी पुरुष जो होते हैं, जब किसी अ, नॉन खासी से शादी करता है, तो उसके बच्चे को या तो बिल्कुल नया कुल जो है नाम दे दिया जाता है, नया नाम दे दिया जाता है या उसके सरनेम के आगे, पिता के सरनेम के आगे जो है खार लगा दिया जाता है। और इसमें ऐसे भी अ, माना जाता है कि कुछ समय ऐसा भी था जब लोग जो है किसी अनाथ को गोद ले लेते थे, तो उसमें भी जो है उसके नाम के आगे अपना सरनेम नहीं देते हैं, क्योंकि कुल का हमारा बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वही अंतर संबंध अंतर मैरिज इंटर मैरिज का बात की बात आ जाती है। तो इसलिए उसको हम अ, खार लगाकर जो है उसका सरनेम अलग कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि भारत देश में जहाँ हम जातिवाद और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे कई सारे समाज सुधारकों ने काम किया है। वही हम देखते हैं कि ये जो खासी जनजाति जो है, वो मानवता को सर्वोपरि मानती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें 3 आज्ञाएँ दी हैं। एक है कत्तिब्रिउ तिब्बलै, दूसरा है कत्तिबकुर तिबखा और तीसरा है कमाइया कहो। तो तिब्रिउ तिब्बलै एक ऐसा शब्द है। तिब्रिउ का अर्थ होता है
मानवता को जानना, और तिब्बले का अर्थ होता है ईश्वर को जानना। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले मानवता को जानने की बात कही जा रही है, उसके बाद फिर ईश्वर को। तो ये एक ऐसी जनजाति है जो मानवता को बहुत अधिक महत्व देने वाली है। इस जनजाति में हम हमेशा ये देखते हैं कि मिलजुल कर काम करने की प्रथा है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पूर्वोत्तर के जो ट्राइबल्स हैं, सब में ये मेरे ख्याल से ये काम करने की ये नीति हम देखते हैं, जिसमें खेत में सामूहिक रूप से काम किया जाता है। अभी अ, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अब जो है पैसे काम करने लगे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब बिना पैसे के हम क्या करते हैं कि जैसे आज मेरे खेत में काम हो रहा है, तो गाँव के सारे लोग जो हैं मेरे खेत में आकर काम करेंगे, और उस समय क्या होगा, फिर मेरे ही घर से खाना सबके लिए बनेगा। तो एक एक सामूहिक ता हमें दिखाई देती है। उसमें वो जो एक दूसरे का सुख-दुःख बाँटना, काम करते-करते, और अ, एक दूसरे के साथ जो है एक एकता की भावना जो है स्थापित होती है इसके माध्यम से। तो ये प्रथा अभी भी चल रही है कई गाँवों में, लेकिन धीरे-धीरे अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, तो वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि भारत देश जो है ये साधु संतों का देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है। और भारत में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि ये वह जीवन पद्धति है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को संचालित करता है। तो खासी जनजाति अगर आप देखेंगे, जैसे उद्घाटन सत्र में भी ये कहा गया कि प्रकृति पूजक है पूर्वोत्तर के लोग। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है प्रकृति की पूजा नहीं होती है, लेकिन एक हम एकेश्वरवाद है, हम ईश्वर को मानते हैं। वह ईश्वर जो अ, सर्वशक्तिमान है, और अ, उस ईश्वर के लेकिन कई नाम हैं। तो कई बार लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा कई नाम हैं, अलग-अलग नामों से पुकार रहे हैं, यानी कि बहुदेववाद है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उस ईश्वर के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उबलई, यानी ऊ जो है ये पुरुषवाचक शब्द है ऊ, और काबले भी कहा जाता है, यानी कि वो स्त्री के लिए कहा जाता है, यानी कि ईश्वर को हम स्त्री के रूप में भी देखते हैं। और हम किबलई भी कहते हैं, कि मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ईश्वर के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ईश्वर का जिस तरह से हम देखते हैं कि वेदों में जैसे अग्नि, इंद्र और वायु, यम आदि भिन्न-भिन्न देवताओं के नाम हमें मिलते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि ये केवल एक ही जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसका द्योतक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि खासी जनजाति में भी इस तरह से ईश्वर के कई नाम हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ देर पहले कालेइलोंगकोर कहा था, यानी कि ये का स्त्रीलिंग के लिए है, तो लेइलोंगकोर जो है ये हमारे जो कुल देवी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हम ईश्वर को कई नाम से जानते हैं, जैसे उबलेनोंगबो नोंगथाव यानी कि निर्माता के रूप में, उलेइलोंग्सपा यानी धन देवता के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि उलई मुलुक यानी मुल्क देवता के रूप में, उलईलोम लेवा यानी कि पर्वत देवता और नदी के देवता के रूप में भी हम ईश्वर को पुकारते हैं। तो खासी जनजाति में ये भी माना जाता है कि एक शब्द है जिसका इंग्लिश में भी कोई पर्यायवाची शब्द हमें नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्ण्येव नामक एक गुण प्रदान किया, एक बहुत ही विशेष गुण प्रदान किया है। वो कर्ण्येव जो है वो अ, हमें पशु से अलग बनाता है, और उसके कारण हमारे अंदर जो है मानवता आती है। और ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर कर्ण्येव कमजोर हो जाता है, वो फिर ईश्वर से दूर हो जाता है और उस पर अमानवीय शक्तियों का अधिकार हो जाता है। तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूजा पाठ करना पड़ता है। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। अभी तक मैं केवल खासी जनजाति का परिचय दे रही थी। मेरा जो विषय है खासी जनजाति में जो प्रकृति
से संबंधित जो ज्ञान परंपरा है। तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के अपने भिन्न-भिन्न प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उन संसाधनों को हम अ, अपने जो ज्ञान या अपनी प्रतिभा के आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं या उसका उपभोग करते हैं। भारतीय संस्कृति में जैसे हम सब देखते हैं कि प्राचीन काल से प्रकृति पूजन, जैसे हम बात कर ही चुके हैं, किस तरह से पेड़ों की पूजा होती है, कई जगहों में जो है सूर्य और चंद्रमा और नदियों की पूजा होती है। तो खासी जनजाति में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं की जाती, लेकिन खासी समाज में प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। और प्रकृति से मनुष्य का अंतरंग संबंध इतना है कि वो उसको उसने बहुत गहराई से समझा है और उसे बहुत गहराई से पहचाना है। मनुष्य अपने प्रकृति से संबंध बनाकर वह प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है, जैसे दृढ़ता और धैर्य, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता। तो इसी प्रकृति को देखकर उसने अपनी जीवन शैली को सरल बनाने का उपाय भी निकाला है। जैसे मेघालय में अगर आप देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग मेघालय गए होंगे। आपने अ, अगर केवल चेरापूंजी ही आप घूमे हैं, तो फिर आपने बड़े-बड़े चट्टान नहीं देखे होंगे। जैसे आपके वेस्ट खासी हिल्स में, साउथ वेस्ट खासी हिल्स में इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं कि एक पत्थर ऐसा है, अगर वहाँ 300 लोग भी खड़े हो जाए ना, तो अट सकते हैं, इतना बड़ा है वो पत्थर। तो बड़े-बड़े चट्टान हमें मिलते हैं, ऊँचे-ऊँचे पर्वत, सघन वन हमें दिखाई देते हैं और सुंदर-सुंदर झरने, नदियाँ, है ना? तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, इस प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है और अपने ज्ञान और प्रतिभा से उसने उसका उपयोग किया है। हम सब जानते हैं पहाड़ी जीवन कितना कठिन होता है, समस्याओं से भरपूर होता है, लेकिन उन समस्याओं को कैसे जीतना है, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत प्राचीन समय से ही इसका हल निकाला है, प्रकृति के माध्यम से। तो जैसे मैं यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगी, जिससे हमें पता चलेगा कि अ, हम हमारा जो खासी जनजाति का जो प्राचीन कालीन जो ज्ञान संपदा है, ये हमें यहाँ जो बड़े-बड़े जो चट्टान है, चट्टानों से बने हुए स्मारक है या लिविंग रूट ब्रिज की चर्चा हो चुकी है या औषधियाँ हैं, उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, वो कितने अ शक्तिशाली है। मेघालय में अगर हम बात करें, क्योंकि सेक्रेड ग्रोव की भी बात हो चुकी है, तो प्रकृति संरक्षण की भावना हम अपने पूर्वजों में बहुत प्राचीन काल से देखते हैं और हमारे यहाँ केवल अ, खासी हिल्स में ही नहीं, बल्कि जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स में भी हमें इस तरह के सेक्रेड ग्रोव्स मिलते हैं। यानी कि एक पवित्र वन जिसको हम कह सकते हैं और हमारी भाषा में, खासी भाषा में उसे हम लाव कंतांग कहते हैं, उसको लाव लंगडो भी कहा जाता है। जैंतिया भाषा में उसको क्लू बलाई लंगडो कहा जाता है और गारो में उसे कांजीमिन बोल, बरांगनी बियाप और असांग खोसी के नाम से जाना जाता है। मेघालय में कुल 79 ऐसे वन पाए जाते हैं जो पवित्र वन के नाम से जाने जाते हैं और इसमें से 32 जो है ईस्ट खासी हिल्स में है, 13 जो वेस्ट खासी हिल्स में है, 15 जैंतिया हिल्स में है और 8 ईस्ट गारो हिल्स में है और 8 वेस्ट गारो हिल्स में है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 ऐसे वन जो हैं रिभोई डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर शिलोंग गए होंगे तो आपने सेक्रेड ग्रोव देखा होगा। वहाँ आप गए भी होंगे। तो मौकलांग नामक गाँव में जो है ये सेक्रेड ग्रोव है और आप अगर वहाँ आप गए होंगे तो आपने अगर गाइड लिया होगा तो बहुत कुछ आपने उससे सुना भी होगा। तो ये कहा जाता है कि उसमें कई तरह के वृक्ष मिलते हैं और कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि अगर उनको अगर हम काटेंगे, वो इतने मेडिसिनल हैं कि अगर उसे काटेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो लाखों करोड़ों में जो है कमाई हो सकती है। लेकिन
उस वन से एक तिनका भी जो है कोई भी व्यक्ति वहां से उठाकर बाहर नहीं ले जाता, एक छोटा पत्थर भी नहीं, क्योंकि ये वन जो है सेक्रेड ग्रोव जो है वो अभिषेक किया हुआ वन या पवित्र वन है। और इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व है। इसके प्रति पूरी जनजाति के मन में बहुत ही श्रद्धा का भाव है, और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी पूरे समुदाय ने ले रखी है। ये माना जाता है कि अगर वहां से आप कुछ ले जाएंगे तो उस वन में जो निवास करता है उरंकव या उबासा, ये भी एक तरह का देवता है, उसका प्रकोप आपको सहना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि एक दो बार किसी ने कोशिश भी की इसे गलत साबित करने की, लेकिन ये कहा जाता है कि अ, जिसने भी वहां से कुछ भी उठाकर ले जाने की कोशिश की उसके साथ कुछ न कुछ जो है अनहोनी घटना घटी है। तो आज ये पवित्र वन हमारे यहाँ इतने सारे हैं अभी, तो अ, इसका कारण क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत ही महान दूरदर्शी थे, और ये सामुदायिक रूप से जो जैसे हमने इसके संरक्षण का को अपना कर्तव्य समझ रखा है, इसके कारण इस तरह के वन जगह-जगह हमें मिलते हैं। उसी फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लाव आदोंग भी मिलते हैं। ये लाव आदोंग जो है किसी कुल विशेष या किसी राइट राइट मतलब होता है जिसमें कई सारे गांव एक साथ आते हैं, और किसी एमशिप मतलब किसी राजा के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं उनके रखरखाव में ये वन आते हैं। और इन वनों की देखभाल किसी जैसे किसी कुल के द्वारा की जाती है। तो अगर हमें कोई पेड़ काटना है उसमें से, तो उनकी अनुमति से हम उन पेड़ों को काट सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप नष्ट नहीं कर सकते, केवल आपको बहुत जरूरत हो तभी आपको अ, अनुमति मिलेगी। फिर हम मेडिसिन पर आते हैं। तो मेघालय में हम देखते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हमें मिलते हैं, इसलिए कई सारे जड़ी बूटियां भी उसमें हमें मिलती हैं। रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि 3,331 प्रजाति के पौधे मिलते हैं, जिसमें से 834 जो पौधे हैं वो औषधीय गुण से भरे हुए हैं। तो इन औषधियों से जो है कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। और हम देखते हैं कि बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ परंपरागत जो औषधि है इनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो ज्ञान जो है वो लिपि के अभाव में मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। जो परंपरागत जो चिकित्सक होते हैं उनको हम नोंगआई दवाई कम्बात के नाम से जानते हैं। और ये देखा गया है कि ये केवल इसका प्रयोग इन चिकित्सकों के पास जो है केवल हमारे स्थानीय लोग ही नहीं जाते, बल्कि देश विदेश के लोग भी आते हैं। एक मुझे वैसे बोलना बहुत है, लेकिन मुझे चिट मिल गया है कि मुझे अब चुप रहना है। तो अ, समग्र करना है, चुप रह सब चुप हो इतना जाना है। तो अब मैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको मैं थोड़ा उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। तो जैसे जो औषधियाँ हमें मिलती हैं उसमें से 32 प्रजाति के जो पौधे हैं वो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और 6 प्रजाति के जो पौधे हैं उस उनसे साँप डसने या और उसमें से 4 प्रजाति जोंक काटने के निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद खाँसी ठीक करने के लिए 13 तरह के पौधे हैं, और 11 प्रजातियाँ की जो है पौधे कृमिनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हड्डी टूटने और मोच आने के लिए जो है जो प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए 7 प्रकार के पौधे हैं। और अ, हमारे यहाँ जो खाँसी मालिश जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार लोगों की हड्डियाँ टूट जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर जो है जो परंपरागत रूप से जो चिकित्सक होते हैं उनसे उनका ये ठीक हो जाता है। और फिर मैं बहुत सारी बातें मैं कहना चाह रही थी, तो जब पब्लिश होगा तो शायद पढ़ लिया जाएगा। मैं उस पर थोड़ा आना चाहूँगी। हमारे जो लिविंग रूट ब्रिज है, उनके उनको बनाने में आप सोचिए कि एक जगह से दूसरे जगह को पार करना, जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, वहाँ जो
नदी का पानी जो जल स्तर जो है जब बढ़ जाता है तो बाँस का बना पुल जो है वो हमेशा टूट जाता था। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या देखा कि रबड़ के पेड़ हैं, उनको किस तरह से नदी के दोनों पार किस तरह से उगाया जाए और किस तरह से उसको फिर बाँसों के माध्यम से कई तरह के बाँस हैं उनके माध्यम से किस तरह से पुल बनाया जाए और उसमें बहुत समय लगता है, 20 से 30 साल या उससे अधिक साल भी लगते हैं। तो उसमें एक पीढ़ी जो है जो जो काम कर रहा है वो अगली पीढ़ी के लिए वो पुल बनाता है, अपने लिए नहीं क्योंकि वो कई बार उसको प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ज़मीन से 50 से 100 फीट ऊँचा होता है और जो सबसे लंबा ब्रिज है वो 175 फीट का बना हुआ है और अभी भी कई तरह के लिविंग रूट ब्रिज बनाए जा रहे हैं। फिर मैं थोड़ा-सा इस पर भी चर्चा करना चाह रही थी। हमारे यहाँ जो माउबन्ना या मोनोलिथ्स कभी आपने देखा होगा, कभी आप नार्तियांग अगर आप जाएँगे जांटिया हिल्स में, तो वहाँ आप मोनोलिथ्स जो देखेंगे, बहुत बड़ा पत्थर, तो उसको किस तरह से हमारे यहाँ के लोगों ने उसको किस तरह से खींचा होगा, जब कोई साधन नहीं था, उसको एक जगह से दूसरे जगह लाना। मोनोलिथ्स अगर आप देखेंगे तो उनके जो 3 पत्थर खड़े कर दिए जाते हैं, फिर एक जो है उसको बिल्कुल मेज़नुमा जो है बनाया जाता है। तो उसका धार्मिक महत्व भी है और सामाजिक महत्व भी है। जो सबसे ऊँचा जो माउबन्ना है मेघालय में या मोनोलिथ जो है, नार्तियांग में है जो कि 27 फीट ऊँचा है। तो मैं कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन क्योंकि समय हो गया है तो मैं अपना वक्त यही समाप्त करती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। खासी समुदाय की लोक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, वंश परंपरा और उसकी सामूहिक चेतना और मान्यताओं को लेकर के आपने बहुत ही सारगर्भित बात रखी है। इसके लिए धन्यवाद मैडम। इस सत्र की हमारी अगली वक्ता है प्रोफेसर बीनू पंत जी, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। वो जिस विषय पर अपना आज प्रपत्र प्रस्तुत करेंगी, बातचीत रखेंगी, उसका शीर्षक है फर्मेंटेड फूड्स एज इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, कल्चरल हेरिटेज, मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड ओरल ट्रेडिशंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद प्रदीप। मातृशक्ति के रूप में अपने राष्ट्र को और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके समक्ष अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। लेकिन विचार साझा करने से पूर्व एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी है, जिनके कारण आज मैं इस जगह पर आप लोगों के साथ इस शोध को साझा कर पा रही हूँ। सन 2018 में उस समय जो हमारे वाइस चांसलर इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे उत्तर पूर्व की फर्मेंटेड फूड्स और बेवरेजेस की तरफ आगे खींचा। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तामंग, जो कि लीडिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे, आज हमारे बीच नहीं है। अगर होते तो शायद बहुत गर्व महसूस करते कि आज मैं उत्तर पूर्व की फर्मेंटेड फूड्स और बेवरेजेस के बारे में यहाँ इस मंच से अपने विचार साझा कर रही हूँ। तो उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उच्च शिक्षा संस्थान के निदेशक अपने अग्रज प्रोफेसर चतुर्वेदी, अभी की सत्राध्यक्ष प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी और प्रदीप, जो कि इसके आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन सब का धन्यवाद कि मुझे ये मंच मिला अपनी शोध को साझा करने के लिए। दिस हैज बीन अ लॉन्ग रिसर्च एक्चुअली। इट वाज इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी funded research of almost 3 years done during the most troublesome period of the human history, COVID period.
कोविड पीरियड में किस तरीके से हम लोगों ने जब जब बीच में लॉकडाउन खुला तो अलग अलग गाँवों में गए, लोगों से मिले, उनसे वार्तालाप किया, क्योंकि ये ज़रूरी लगा कि फूड को हिस्ट्री के साथ जोड़ना है और फूड ट्रेडिशन को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जोड़ना है। बिकॉज एज ए हिस्टोरियन आई नो, और आप सबको भी पता है, आज सुबह भी इतिहास पे थोड़ी बहुत बात शुरू हो गई थी। तो इतिहास के साथ सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ वर्षों में ये हुई है कि हम इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो सिर्फ राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा था कि जब तक हम जियोपॉलिटिकल तक सीमित रहेंगे तब तक भारत को समझना संभव नहीं है। तो दिस पेपर इज एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टू जियोकल्चरल। हम भू सांस्कृतिक की तरफ जब बढ़ते हैं तभी हम उन परंपराओं को देख पाते हैं जो सिर्फ क्षेत्र विशेष की ही नहीं होती हैं, पूरे भारत की ज्ञान परंपरा का एक साझा स्वरूप है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखती हैं। जब हम फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो अक्सर जो मन में ख्याल आता है वो सिर्फ इतने तक सीमित होता है कि हाँ, माँ कैसा खाना बनाती है, या त्योहार होता है तो हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। बट वट वी ऑफन फॉरगेट इज दैट वट एवर वी आर डूइंग, इट हैज़ कल्चरल हिस्ट्री, इट हैज़ इट्स ओन कल्चरल रूट्स। वो हमारी मेमोरीज का हिस्सा है, वो हमारे हमारे इतिहास का हिस्सा है। हमारा खान पान भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, हमारे समाज का एक इसेंशियल हिस्सा है। और इसीलिए इसी सोच को ध्यान में रखते हुए जब मैंने उत्तर पूर्व के अंचल में अपना काम शुरू किया, उन अष्टलक्ष्मी के प्रदेश में, मेरे को बहुत विरोध है उसको 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर कहने से। मेरे हिसाब से 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर कहते ही सबसे पहले तो मेरे प्रदेश को ही अलग कर देते हैं। 1 ब्रदर कह के बाहर निकाल देते हैं सिक्किम को, इसलिए भी विरोध है। और दूसरा ये कि 7 बहनें 1 भाई क्यों? उत्तर पूर्व तो हमारे घर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, और जो पवित्र होता है वो देवता का वास होता है। इसलिए उस क्षेत्र को अगर हम 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर कहने के बजाय अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजें तो वो ज़्यादा सही है। तो उसी अष्टलक्ष्मी को प्रणाम करते हुए जब मैंने इस खोज में अपने साथ अपने शोधार्थियों को लेकर काम करना शुरू किया, तो मैं आज आपके साथ पूरा रिसर्च पेपर साझा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक वार्तालाप साझा कर रही हूँ, क्योंकि रिसर्च पेपर तो प्रोजेक्ट जनरेटेड है, बहुत लंबा है, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ों के साथ बना है। मगर जो चीज़ सबसे पहले सामने आई वो ये थी कि उत्तर पूर्व में जब हम रसोई में घुसते हैं या किसी बूढ़ी आमा से बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि खाना सिर्फ वो नहीं है जो पेट भरने के लिए मिल रहा है। खाना सिर्फ वो भी नहीं है जो एक औरत बना रही है ताकि उसके बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन मिल जाए। खाना उनकी मेमोरी है, उनकी मेडिसिन है, उनके रिचुअल्स के साथ जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उनके त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। मुझे पता है कि भारत के प्रत्येक प्रदेश के लिए ये बात कही जा सकती है, लेकिन मैं आज उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं उसी के लिए ये बात कह रही हूँ, इसलिए दूसरे प्रदेश से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन उत्तर पूर्व में विशेष तौर पे, क्योंकि हम इतने सारे छोटे-छोटे जनजातीय क्षेत्रों में बटे हुए हैं कि हर जनजाति का अपना एक विशेष तत्व है, उनकी अपनी विशेष मान्यताएँ हैं, उनकी अपनी एक विशेष पहचान है, और उन सब पहचानों के साथ बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ के साथ बहुत सारे एक जैसी चीज़ें भी अलग-अलग नामों के साथ जुड़ी हुई। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तब ये समझ में आता है कि किस तरीके से कितने संघर्ष के साथ इन सारी जितनी भी ये जनजातियाँ हैं, जितनी भी ये कम्युनिटीज़ हैं, इन सब ने इन चीज़ों को सहेज करके रखा। जैसे वैसे तो फर्मेंटेशन, जिसको कि खमीर उठाना या खमीरा की प्रक्रिया कहा जाता है, इसको हम देखें तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आता है। जैसे प्रोफेसर तामंग अक्सर जब अपना लेक्चर देते थे तो कहते थे, सोम और सुरा तो तभी से चल रहा है, आज क्यों मना करते हैं इसको पीने के लिए। तो लेकिन वो तब भी यही कहते थे कि सोम और सुरा जो हमारे इंडिजिनस टेक्निक से बनी हुई चीज़ है वो अलग है, और जो ये मॉडर्न ब्रूअरीज से बन करके आपकी इंग्लिश वाइन आ रही है ये अलग चीज़ है। इन दोनों को एक साथ एक तराजू में ना रखा जाए तो बेहतर रहेगा। तो हम जब ऋग्वेद में भी जिन टेक्निक्स की बात करी गई है,
अर्थशास्त्र भी इनके बारे में बात करता है, क्योंकि जिस समय वो मार्केट की बात करता है तो वो बहुत सारी फर्मेंटेड ड्रिंक्स की तो बात करता ही करता है कि किस पे कितना कर लगना है, कौन सा किस बाजार में बेचा जा सकता है, कौन सा कहाँ बिकेगा। लेकिन इन सब से आगे निकल करके अगर आप उत्तर पूर्व के घरों में पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो परंपरा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ओरल ट्रेडिशन, जिसे मौखिक ज्ञान के रूप में, एक परंपरागत ज्ञान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें लिखित कुछ नहीं मिलता। लिखने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन लिखना मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक बार एक गांव में मैं गई थी, तो वहां पे एक काफी बुजुर्ग महिला थी, बुढ़िया माँ। वो एक मिट्टी के बर्तन में उन्होंने बैम्बू शूट्स डाल रखे थे और उसके फर्मेंटेशन का इंतजार करी थी। तो उन्होंने उसको खोला, उसको बहुत नीचे से घुस करके उसको सूंघा और फिर कहा नहीं आज नहीं, कल तक तैयार हो जाएगा। और उनकी पोती उनके पास में खड़ी थी, जो इस चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। तो मेरा जो कन्वर्सेशन था उस पोती के साथ था, जो मेरे से बात कर पा रही थी, बूढ़ी आमा नहीं कर पा रही थी। तो उसने मुझे बोला कि हम पूछते नहीं हैं, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है, हम देखते हैं और सीखते हैं। यही परंपरा है, जो देखी जाए, सीखी जाए, समझी जाए और जो चलित हो, जिसे माना जाए ज्ञान परंपरा सही तौर पे वही है। वो ज्ञान जो परंपरा जनित है, वो ज्ञान जो बुजुर्गों से सीखने को मिल रहा है। ये देखिए, इस परंपरा की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज यही है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और अगली पीढ़ी क्योंकि उस चीज को उसे खाना ही है, इसलिए उसके लिए उसे सीखना भी जरूरी है। और हम इसी परंपरा में अपने बुजुर्गों के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, तो एक परिवार भी बना रहता है, पारिवारिक परंपरा भी बनी रहती है, और उसके साथ साथ आपका इतिहास बोध भी बना रहता है। जब एक बार इधर हम लोग कहाँ, हाँ, नागालैंड की बात है। एक्सोन सोयाबीन है, जिसे फर्मेंट किया जाता है तो बहुत पंजेंट स्मेल आती है, जैसे किनीमा में भी आती है। एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल है। जिन लोगों ने उसको खाया नहीं है, या जो परंपरागत तौर पे उस स्वाद से अनभिज्ञ हैं, उसको नहीं समझते, उनके लिए वो एक ऐसी स्मेल होती है जो उनको रिपेल करती है उससे। लेकिन वहीं पर एक बच्चा जो मेरे साथ काम कर रहा था, जो मुझे लेके जा रहा है अपने घर में उस प्रोसेस को दिखाने के लिए, वो मुझे कहता है जब ये खुशबू मेरी तरफ आती है ना, तो मुझे लगता है मैं घर पहुंच गया। तो दूसरों को क्या लगता है मुझे उससे मतलब नहीं है, बट दिस इज होम फॉर मी। दैट इज आई थिंक व्हाट वी ऑल सर्च फॉर, होम। हम सब अलग अलग अनजान जगहों में घर की ही तो तलाश करते हैं। तो उसके लिए उसके घर के बने खाने में, उस विशेष तत्व में, उस एक्सोन में उसके घर की खुशबू है। तो वो जहां भी उसको मिलती है, उसको लगता है कि वो घर पहुंच गया। और यही शायद परंपरा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मिजोरम में अगर हम बात करें तो वहां पर सोयाबीन और पोर्क के जो फैट है उसको मिला करके जो साउम बनता है, उसके बगैर वहां ना पूजा पाठ होती है ना कुछ होता है। और वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो झाड़ के बिना कहाँ कुछ होता है, उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं। चाहे हमारे देवताओं की पूजा हो, चाहे हमारे गृह प्रवेश की पूजा हो, चाहे हमारे जब बच्चे का जन्म होता है उससे जुड़ी हुई पूजा है। तो जहाँ एक तरफ राई औरतें मरछा बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ झाड़ बनता है। और हम उस झाड़ को लेकर के हमारे देवताओं की पूजा के लिए भी जाते हैं। हम उस झाड़ को तुंगबा में डाल करके उस पे ऊपर गर्म पानी डाल करके अपने घर में आए मेहमानों को भी देते हैं। जब सबसे पहले मैं एक घर में गई जहाँ मुझे उस बांस के बर्तन में उसको दिया गया, तो बीइंग अ नॉन अल्कोहलिक मैं थोड़ा सा झेपी कि ये मुझे क्या मिल रहा है, ये तो मुझे नहीं पीना है। तो वहां पे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ना पियोगी तो असम्मान माना जाएगा, देवता नाराज होंगे। और पहाड़ी हूं, देवताओं को नाराज करने की हिम्मत तो कर नहीं सकती थी, तो चुपचाप उठा करके पी लिया। पता नहीं कितना असर हुआ कितना नहीं, लेकिन हाँ, किसी को अपना बनाने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं हो सकता
कि आप उसको अपनी परंपरा का एक हिस्सा पकड़ाइए उसके हाथ में और फिर बोलिए कि अगर हमारा बनना है तो इस परंपरा को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये चीज जब आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो आपको दिखेगी। उत्तर पूर्व बहुत खुले दिल से आपको स्वीकार करेगा अगर आप उसकी परंपराओं को स्वीकार करते हैं। और याद रखिए, फूड, कम से कम फर्मेंटेड फूड उसकी परंपराओं का एक बहुत इसेंशियल हिस्सा है जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक चीज जो हम सिक्किम में बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत मैं बनाना भी सीख गई हूँ, गुंदरुक। गुंदरुक का झोल बनाते हैं, उसको भात के साथ अक्सर खा रहे होते हैं। मेरे को एक बड़ी बुजुर्ग महिला ने गुंदरुक की एक कहानी सुनाई जो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। उन्होंने कहा कि शायद ये एक युद्ध जनित खाद्य है, क्योंकि जिस समय लिंबू वन की तरफ को रह रहे थे उस समय शायद, क्योंकि लगातार आसपास से सब तरफ से, कभी भूटान की तरफ से आ रहा है, कभी तिब्बत की तरफ से आ रहा है, कभी नेपाल के दूसरी काठमांडू की तरफ, तो जो इन्वेजन्स हैं उन इन्वेजन्स से बचने के लिए लोग क्या करते थे, ये लोग अपना जो कुछ भी इनके पास होता था आती हुई सेना के आने से पहले उस सब को मिट्टी के नीचे दबा करके जंगलों में चले जाते थे। तो सिर्फ गुंदरू की नहीं, किनीमा का इजाद भी की कहानी भी मुझे इसी तरीके से, कि शायद भीगा हुआ सोयाबीन था जिसको जमीन के नीचे मिट्टी के लकड़ी के बर्तन में दबा करके वो लोग चले गए और जब तक वापस आए तो वो चिपचिपा मिला, और वो चिपचिपा मिला लेकिन वो खाने लायक था, तो किनीमा बन गया। पत्तियां थी, सूखी नहीं थी, उन्हें दबा गए मिट्टी के बर्तन में, वापस आए, निकाला, हल्की सी खट्टी थी, सुखा दी, अच्छी लगी, खाने लायक थी, गुंदरुक बन गया। तो फर्मेंटेड फूड फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट समथिंग जिसे सिर्फ फूड के साथ जोड़ा जा सकता है। वो उनकी रेजिलियंस दिखाता है, वो उनकी परेशानियों से उबर करके जीने की एक जो उनकी कशिश है उसको दिखाता है। वो उन सब चीजों को दिखाता है जो उस प्रकृति के विपरीत स्वरूप में, जहां 10 महीने तो इतनी बारिश होती है कि हम लोग ये सोचते हैं भैया कब सूरज निकलेगा। मतलब सूरज निकलना हमारे लिए, जो उत्तर के लोग जिस सूरज से दुखी रहते हैं, हम सच माने तो सूर्य पूजक हम ही हैं, क्योंकि हम उसकी इतनी प्रतीक्षा करते हैं कि भैया आ जा, कभी तो दिख जा। तो उन सारी परिस्थितियों में जब आप जीवन के उन संघर्षों से गुजर रहे हैं, जब आपको पता नहीं कि किस तरफ से युद्ध होगा, कौन आक्रमण कर रहा है, कब आपके बर्फ पड़ जाएगी, कब आपकी बारिशें रुकेंगी, आपका जो खेत में उग रहा है कब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, आप जो मीट लेकर के आ रहे हैं, जो मांस है, वो भी कितने दिन रह पाएगा, इन सब चीजों को जीवन जीने के लिए एक तरीके से तैयार करना, वो फर्मेंटेशन था। फूड के साथ उसके टैबूज भी हैं। आप जब झाड़ बनाते हैं, आप जब फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, तो एक बार गांव में एक महिला, जैसे उत्तर के लोग इस चीज को समझ पाएंगे, कुछ विशेष दिन हैं जब महिलाएं रसोई में नहीं जाती, पूजा का काम नहीं करती। मैं जेंडर के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ जोड़ूंगी भी नहीं। मैं हर चीज को साइंटिफिक एंगल से, वैज्ञानिक एंगल से देखने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर कुछ चीज परंपराएं में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैज्ञानिकता होगी, ये मानते हुए उसे स्वीकार करती हूँ। वहां पर एक महिला ने बोला कि हम इन दिनों में इस फर्मेंटेड ड्रिंक जो बन रही होती है उसे हाथ नहीं लगाते, नहीं तो फर्मेंटेशन खराब हो जाता है। मुझे कुछ कुछ अपने बचपन की भी याद आई कि अचार पे हाथ नहीं लगाना है इन दिनों, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। अचार भी तो फर्मेंटेड ही है। हो सकता है कोई साइंटिफिसिटी हो सकता है ना हो, मैं वैज्ञानिकता को, विज्ञान को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन परंपरा है और आज की नहीं है, हजारों सालों की परंपरा है। और देखिए यहीं पर मैं आपको दो क्षेत्रों को जोड़ रही हूँ, उत्तर पूर्व और उत्तर। जहां अचार को हाथ नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। वहां पर फर्मेंटेड ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा। मुझे पता है प्रदीप, मेरा समय खत्म हो रहा है। मास्टर हूँ ना, 2 घंटे की क्लास लेने की आदत है, भूल जाती हूँ 20 मिनट में बंद करना है। चलिए मैं अपने वार्तालाप को यहीं बंद करती हूँ। मेरा पेपर है पूरा, प्रदीप के पास है, मैं खुद भी उपस्थित हूँ जब भी इस पे चर्चा करनी हो। मगर मैं आप सबको, मैं चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाएं तो ये याद रख के जाएं कि सबसे पहले तो हम जो खाते हैं वो हमारी परंपराओं का ही नहीं, हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजनीतिक दलों से या राजनीतिक परिवेशों से नहीं बनता है, इतिहास हमसे बनता है, हमारी संस्कृति से बनता है, हमारी सभ्यता से बनता है। ये 6 गज का बिना सिला कपड़ा जो मैं पहनती हूँ, ये मेरा इतिहास है।
कल मैंने जो लिबास पहना हुआ था, कल आप लोगों से नहीं मिल पाई थी, हो सकता है उसी जैसा कुछ पहनूं आगे चल करके, वो भी मेरे इतिहास का एक हिस्सा है। आज यहाँ मिलन जो पहन के बैठी हैं वो इनके इतिहास का हिस्सा है। हम सब अपने सर जोधपुरी कोट पहन करके बैठे हैं, ये राजस्थान के इतिहास का हिस्सा है। ये सब अपने अपनी जगह पर अपना इतिहास रखते हैं। आवश्यकता ये नहीं है कि हम इतिहास को दोबारा लिखें, आवश्यकता ये है कि हम अपने इतिहास को अपनी परंपराओं के हिसाब से परिभाषित करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से हम और भी आपको सुनना चाह रहे थे। आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में उत्तर पूर्व की खाद्य संस्कृति, खास करके सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में और उसकी जो मौखिक परंपराएं हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपने संकेत किया और आपके वक्तव्य के माध्यम से कई दुर्लभ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। आपको धन्यवाद। अध्यक्ष मैडम का आदेश है कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन आखिरी में देंगे, उससे पहले उनको जिस विषय पर अपनी बात रखनी है वो पहले अपना वक्तव्य देंगे। तो मैं बहुत ही आदर के साथ वक्ता के तौर पर मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वह लेप्चा समुदाय के पारंपरिक ज्ञान पर अपनी बात रखेंगी। प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रदीप जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, और वीनू जी का, जिन्होंने मुझे परसुएट किया कि मुझे आना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे फेलोज हैं उनको बहुत बहुत अभिवादन, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और साथ ही साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी बहुत बहुत स्वागत। समय की कमी है, इस वजह से बहुत जल्दी ही इसको रैप अप करूंगी, क्योंकि इसके बाद हमारी ऑनलाइन एक और जो प्रवक्ता है वो बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी, थोड़ा सा मैं अपने आप को हीन समझ रही हूँ, क्योंकि जैसा कि अग्नोत्री सर ने कहा था कि वहाँ के लोग ही चीज़ों को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम तो सब बाहर वाले हैं, तो शायद हम अपने जो विचार हैं उसके साथ बहुत जस्टिस ना कर सकें, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मेरा साथ में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी है। हेलो, तब तक मैं बात अपनी शुरू कर लेती हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो है इंडिजिनस रेजिलियंस इन अ फ्रेजाइल लैंडस्केप, अ केस स्टडी ऑन द लेप्चास कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सिक्किम। मेरा पहले बोलने का मतलब ये भी था कि जो अभी पॉलिसी डिसीजन हुआ था उसमें ये कहा गया कि जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो पहले जो लोग प्रेजेंट हैं उनका प्रेजेंटेशन ले लीजिए। सिक्किम के इको सेंसिटिव जोन में लेप्चा समुदाय के पारंपरिक ज्ञान द्वारा आपदा संबंधित जोखिम का प्रबंधन। यदि मैं इस अध्ययन के सार की बात करूं, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, एरो की से, इस वाले से जी ठीक है, इस वाले से। ओके, थैंक यू। ये स्टडी लेप्चा समुदाय के विशेष पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का एक अध्ययन है, जो कि प्रकृति केंद्रित लेप्चा समुदाय के स्वदेशी ज्ञान से व्यावहारिक तौर पर आपदा प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे जैसे रूह सोम पुल का निर्माण के बारे में जानकारी देता है। यह स्थानीय ज्ञान अधिक समग्र समुदाय पर आधारित ज्ञान है, जिसका प्रयोग 2023 की सिक्किम आपदा के दौरान किया गया है। यह अध्ययन स्वदेशी समुदायों और बाहरी स्टेक होल्डर्स के मध्य पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा देने की नीतिगत सिफारिश भी करता है। इस प्रकार से इस अध्ययन में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है,
इसका जो महत्व है वह यह है कि हम समसामयिक काल में इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और ये हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी या सांस्कृतिक निरंतरता का सूचक है। यदि लेप्चा कम्युनिटी के ओवरव्यू पे जाएं तो लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं या निवासी हैं, जिन्हें रोंगकुप रोंग या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा जाता है, जो कि सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, भूटान, नेपाल में बसे हुए हैं, यानी हिमालयन रीजन्स में बसे हुए हैं। ये कम्युनिटी कल्चरली एनवायरनमेंट से पूरी तरह जुड़ी है, जैसा कि अभी इससे पहले के भी जो हमारे प्रवक्ता थे उन सब ने ये बात बताई, जितने भी वक्ता थे, और ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। इन्होंने कल्चर को प्रिजर्व किया है। इनका एथनो मेडिसिनल सिस्टम है, जैसा कि अभी हर्बल मेडिसिन की बात मैडम ने की थी। कहा जाता है इनकी जो जोंगू वैली है वहाँ पे 80 एक्टिव मेडिसिनल स्पीसीज अभी भी हैं। यदि इनके ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की जाए तो इनके ट्रेडिशनल नॉलेज में सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस, जैसा कि अभी कुछ देर पहले सिक्किम के कुलपति जी ने जिक्र किया था, ऑर्गेनिक क्रॉप ग्रोइंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, होम किचन, और सिक्किम सरकार द्वारा ऑर्गेनिक चिली प्लांटेशन इनके यहाँ शुरू किया गया है। ये जैसा कि अभी और वक्ताओं ने भी बताया कि ये लिंक्ड रहते हैं, लेप्चा स्पिरिचुअल बिलीफ्स इनकी है जो कि देवी स्थान से संबंधित है। इन्होंने जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको वैसे ही रखा है जैसे आजकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि। इन सिस्टम्स को हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन उनके पास जल कुंड के रूप में यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। इंद्र पूजा में विश्वास रखते हैं, जिससे वो अपने को वाटर रिसोर्सेज से या वाटर सोर्सेज से प्रोटेक्ट कर सके। ये जल को पूजा करते हैं, तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम की जान है, जिसकी ये पूजा करते हैं, और यदि फ्लड आता है तो वो इसको सेक्रेड जो भी हमारे ऊपर कैटास्ट्रॉफी है उसके रूप में देखने का कार्य करते हैं। अब इनका जो सबसे स्पेशल या जो हमारी स्टडी का आधार है वो है इनका रूसोम ब्रिज। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनके द्वारा जो बैम्बू क्राफ्ट्समैनशिप की जाती है वो लाइफ ब्लड है लेप्चा कल्चर का। इनकी जो बैम्बू की चीजें हैं इसके द्वारा वे अपने हाउसेस बनाते हैं, फेंसेस, फर्नीचर्स बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, एवरीडे आइटम्स बनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये अपने रूसोम ब्रिज को बनाने का कार्य करते हैं। यदि इनकी द्वारा बनाई गई चीजों को देखा जाए तो वो ये आपको जो ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर ली हुई है, जो ये बनाने का कार्य दैनिक चीजों के लिए करते हैं। इनकी जो स्पेशल कैप होती है, इस कैप क्या को इनका क्राउन ऑफ कल्चर कहा जाता है, जिसे सुमोक टेयाककुक हैट कहा जाता है। ये सिंबलाइज करती है इनकी आइडेंटिटी को, और साथ ही साथ ये इसे शादी ब्याह के अवसर पर भी पहनने का कार्य करते हैं। अब आता है रूसोम ब्रिज, जो कि इनका इंजीनियरिंग मार्वल है लाइफ टाइम का। ये ट्रेडिशनल लेप्चा केन ब्रिज है। ऐसे ही एक ब्रिज की चर्चा अभी मेघालय के बारे में जब बताया गया तो मैडम ने भी की थी। ये इनकी हेरिटेज है, ये इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का वो एग्जाम्पल है जिसके द्वारा इन्होंने इसे समसामयिक समय में प्रयोग करके तमाम तरह की विपदाओं से सिक्किम को बचाने का कार्य किया है। अब हम आते हैं सिक्किम की जो हाई रिस्क लैंडस्केप से। ये है सिक्किम का हाई रिस्क लैंडस्केप। Sikkim is a beautiful state. It is but proven towards
natural disasters due to climate change. ये जो फोटोग्राफ है इसको मैं लिंक करती हूँ रूसोम ब्रिज से। अक्टूबर 2023 में GOLF या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यहाँ आया। ये ट्रिगर हुआ एक लैंडस्लाइड से जो साउथ लोनाक लेक में हुई, जिसके कारण सिक्किम का एक महत्वपूर्ण डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जिसका नाम चुंगथ्यांग था, ये बह गया। और साथ ही साथ ब्रिजेस जो कि लेप्चा कम्युनिटी जो विलेजेस में रहती थी उनको जोड़ने के ये ब्रिजेस काम करते थे, ये भी बह गए, और जिसकी वजह से यह आपदा सभी के समक्ष आती है। रोड्स इत्यादि टूट जाती हैं और इससे बहुत भारी नुकसान होता है सिक्किम के क्षेत्र को। अब इस आउटबर्स्ट से किस तरह से बचा जाए, ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती सिक्किम के क्षेत्र में डेवलप होती है। इस समय जो काम आता है वो है रूसोम ब्रिज, जो कि ट्रेडिशनल लेप्चा बैम्बू ब्रिज था। ये एक ट्रेडिशनल उनकी नॉलेज थी। ये रूसोम ब्रिज जो कि लोकल बैम्बू से बनाया जाता था, ये उनकी स्वदेशी इंजीनियरिंग का चमत्कार था, जिसमें 2 समानांतर बेंत मुख्य केबल के रूप में काटे जाते थे, जो कि मजबूत पेड़ों से जुड़े होते थे, जिनको सा ओम ग्यांग उनकी भाषा में कहते हैं। झूलते हुए लूप से जो मुख्य केबल को डेक से जोड़ते थे उन्हें हम आहूल कहते थे, और स्थिरता के लिए पेड़ों से बांधी गई जो छड़ियां होती थी उसे सोमगुर कहते थे, और वॉकिंग स्पेस बीच में बनाया जाता था जिसे साओम्बलुक कहते हैं। इस पुल को बांधने के लिए यूज ऑफ आर्चरी या जो धनुष तीर अंदाज करने वाले जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं, वो केन थ्रेड्स को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का कार्य करते थे। ये परंपरा जो चली आ रही है इस कम्युनिटी में, इसमें ये एक कॉस्ट इफेक्टिव परंपरा थी, पार्टिसिपेटरी यानी पूरी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती थी, और सस्टेनेबल है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का वो एग्जाम्पल है जो कि निरंतरता को दिखाने का कार्य करता है, क्योंकि 2 वीक्स तक जब यह क्षेत्र इफेक्टेड हो गया इस आपदा से और यहाँ पर फूड और वाटर सप्लाई सभी कट गई, तब इस ब्रिज का यूज किया गया। इसके लिए विशेष केन्स या विशेष बैम्बू, जैसे बैम्बूसा नूतन कहते हैं या बैम्बूसा पैलिडा कहते हैं, ये नोटेबल होते हैं, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लो वेट होती है, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं या इन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ ब्रिज अभी एग्जाम्पल पेश कर रही थी मैडम, खासी लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। तो इस तरह से ये ब्रिज वो एग्जाम्पल है जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये जो इंटेंजिबल विजडम है या जो ये अमूर्त ज्ञान है जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमें इनकी लोक कथाओं में मिलता है, इनकी कम्युनिटी द्वारा जेनरेशंस को ये पास ओवर होता है और ये ट्रेडिशनली प्रिजर्व होता है, ये प्राकृतिक आपदाओं को किस तरह संभालने का कार्य कर सकता है। तो यहाँ से यह स्थिति भी स्पष्ट होती है कि यह कम्युनिटी एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रिजर्व करती है, सोशल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से समझती है, और किस तरह से इसी एनवायरनमेंट से जुड़े होने के कारण ये जो कम्युनिटी है इसका एक स्ट्रॉन्ग सोशल फैब्रिक है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। लेकिन साथ ही साथ आज की तारीख में इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के यह जो स्वरूप है इसके समक्ष बहुत से चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे हमारे सामने अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, यंग जनरेशन इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में बहुत लेस इंटरेस्ट लेती है, और एक और नया ट्रेंड स्थापित हुआ है समाज में जिसे हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं या सांस्कृतिक समरूपीकरण कहते हैं। इस सांस्कृतिक समरूपीकरण की ये जो प्रोसेस है, यहाँ
जो डिस्टिंक्ट लोकल कल्चर्स हैं दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लोबल कल्चर। तो नेचुरली अब इन सभी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं से इस ट्रेडिशनल नॉलेज या इस तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने का कार्य करना आवश्यक है। तो हाउ टू डील विद दिस चैलेंज? इस चैलेंज को डील करने के लिए सिक्किम की सरकार द्वारा 2-वे पार्टनरशिप की गई। सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनेस्को ने साथ साथ कोलैबोरेट किया और ये जो रूसम का यूनिक सिंबल ऑफ इंडिजिनस इंजीनियरिंग और हेरिटेज है इसको प्रमोट करना प्रारंभ किया। सिक्किम सरकार द्वारा यूनेस्को के सहयोग से पुल निर्माण के तरीकों का दस्तावेजीकरण और साथ ही साथ मानचित्रीकरण शुरू कर दिया गया है। इस तरह से हम एक इंडियन नॉलेज सिस्टम को बचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों में जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रिज है और आज के मॉडर्न ब्रिजेस हैं, इनमें अगर हम कंपैरिजन करें और इनके दार्शनिक आधार को देखें तो लेप्चा ब्रिज पारंपरिक दृष्टिकोण का ब्रिज है जो कि समग्र समुदाय केंद्रित और सामाजिक दार्शनिक अप्रोच से गवर्न होता है, जबकि जो हमारे मॉडर्न ब्रिजेस हैं वो तकनीकी और नौकरशाही केंद्रीकृत होते हैं। इसकी जो ज्ञान प्रणाली है वो अनुभव आधारित या नॉलेज सिस्टम अनुभव आधारित है, मौखिक रूप से प्रसारित है, लोक कथाओं और संस्कृति में अंतर्निहित है, जबकि जो मॉडर्न ब्रिजेस हैं वो प्रयोगात्मक रूप से आधारित और वैज्ञानिक रूप से आलेखित होते हैं। इसकी अगर आधारभूत संरचना और ढांचा में कंपैरिजन किया जाए तो स्थानीय स्रोतों से प्राप्त होता है ये रूसोम ब्रिज, जो कि लचीला है, इसकी तन्यता शक्ति है और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके भार व अनुपात स्वयं ही निर्धारित हो जाते हैं, जबकि जो मॉडर्न ब्रिजेस हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादित उच्च तकनीकी से इन्हें बनाना पड़ता है। इनकी प्रतिक्रिया तंत्र या हम रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की बात करें तो इसका निर्माण तीव्र गति से, रूसोम ब्रिज का निर्माण बस 2 मिनट, तीव्र गति से विकेंद्रीकृत होता है, ये आत्मनिर्भर है, जबकि दूसरा जो निर्माण है वो बहुत ही धीमा है। वहनीयता की बात करें तो ये लागत प्रभावी है और दूसरा जो ब्रिज है वो बड़ा ही महंगा होता है और वो फौरन नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इसके, अब हमारे पास भी इशारा हो गया, तो हम जो कंक्लूजन की बात करते हैं वो ये है कि इस केस स्टडी में हमने लेप्चा कम्युनिटी और उसके ट्रेडिशनल जो उसकी नॉलेज है उसके संरक्षण की बात की है। ये लेप्चा समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक आपदा प्रबंधन ढांचे में समाहित करने के लिए एक सशक्त तर्क है। ये सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, कल्चरल वैल्यूज और फ्यूचर जनरेशंस को ट्रांसफर, जो हमारी निरंतरता है उसकी हम बात करते हैं इसमें। ये स्थानीय क्षेत्र के महत्व को ही नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है और हमारे सांस्कृतिक पहचान के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। और ये केस स्टडी हमें यह भी ध्यान दिलाती है कि विरासत या इंडियन नॉलेज सिस्टम एक स्थिर स्मृति नहीं है बल्कि एक जीवंत प्रणाली है जो स्थायी भविष्य का मार्गदर्शन करती है। तो हमें इस जो टेक्नोलॉजी है इस तरह की उसको समाहित करना चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ। लेट अस ऑनर द लेप्चा लेगेसी बाय वैल्यूइंग देयर बैम्बू कल्चर, अ टाइमलेस बॉन्ड विद नेचर। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रभावी और सहज ढंग से अपनी बात आपने लेप्चा समुदाय की सांस्कृतिक चेतना, लोक संपदा और मान्यताओं को लेकर के की है। और खास करके जो इस वक्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू दिखाई देता है वो है लेप्चा निर्माण कौशल की जो ज्ञान प्रणाली है उसको लेकर के जो आपने बातें रखी हैं, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मैडम। इस सत्र की जो अंतिम वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर शोभा लिंबू जी, जो कि हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं कलिंपोंग कॉलेज कलिंपोंग की। आज जिस विषय पर वो अपनी बात रखेंगी उसका शीर्षक है लिंबू समुदाय की मौखिक परंपरा और लोक साहित्य। बहुत ही आदर के साथ मैं डॉक्टर शोभा लिंबू जी को
उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। तो आज भारतीय उच्च संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिमला में संस्थान के निर्देशक, मुख्य अतिथि, संयोजक एवं उपस्थित सभी महानुभाव साहित्य प्रेमी को सेवारो नमस्कार। इस प्रथम सत्र के में उपस्थित अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी जी को भी नमस्कार, सेवारो। आज आप सबके बीच प्रत्यक्ष रूप से मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई, पर ऑनलाइन में जुड़कर खुशी हो रही है कि मैं अपने लिंबू समुदाय की जो मौखिक परंपरा लोक साहित्य है प्रतिनिधित्व कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। अपना विषय लिंबू समुदाय की जो मौखिक परंपरा और लोक साहित्य आरंभ करने से पहले मैं एक लिंबू लोक कथा से अपनी विषय की ओर जाना चाहती हूँ। एक लघु लिंबू लोक कथा है, सुम चेसुंगहा। सुम चेसुंगहा का अर्थ है 3 पोटली। तो ये जो लिंबू समुदाय है, लिंबू समुदाय अपने सृष्टिकर्ता को तांगेरा निंगवा फुमा कहते हैं, और सृष्टिकर्ता तांगेरा निंगवा फुमा ने मानव जाति को सृष्टि करने के बाद सभी मनुष्य जाति को उपहार देने के लिए एक एक पोटली तैयार कर सभी को एक दिन बुलाया था। सभी जातियों के लोग उपहार लेने के लिए तांगेरा निंगवा फुमा के पास पहुंचे और उपहार के रूप में दिए गए पोटली को किसी ने लंबे आकार की टोकरी में, जिसे लिंबू में थुनचेमा कहते हैं, और किसी ने डालोम अर्थात गोलाकार टोकरी, और किसी ने पोथांग सर पर बांधने वाले जो कपड़े होते हैं उसमें उस पोटली को बड़े आकार की लंबी टोकरी में पोटली के चीजों को डाला। तांगेरा निंगवा फुमा से उपहार का गठरी लेकर सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और सभी अपने घर आकर गठरी खोलकर देखने लगे। किसी ने बुद्धि का पोटला प्राप्त किया, वे विद्वान बने। किसी ने कला, ज्ञान, शिल्प के पोटला पाने वाले कारीगर हुए और धन प्राप्त करने वाले अमीर हुए। पर लिंबुओं ने उस बड़े गड्ढे वाले गोलाकार टोकरी में जिस उपहार को डाला था वह सारा का सारा उस छेद से गिर गया। सिर्फ 3 पोटली ही उस डोको अर्थात टोकरी के निचले भाग में अटका हुआ था। तो खोलकर देखने पर सुम चेसुंग हांग अर्थात पहली पोटली में, 3 पोटली में से पहली पोटली में जिसमें उन्होंने गुस्सा और क्रोध, जिसे लिंबू में सिक कहते हैं, वो पोटली मिला। दूसरा पोटली में नाहिन अर्थात ईर्ष्या, आंखी, दाही वाली पोटली मिला। और तीसरा पोटली जो आंगदिंग कहते हैं उसमें अहंकार वाली पोटली मिली। तो इस कारण जो लिंबू भाइयों के बीच अभी भी ये जो 3 अवगुण है, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, आखिदा, ये जो 3 अवगुण है, विद्वान है, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते आ रहे हैं। तो ये इन लोक कथा कहने के पीछे मैं कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो लोक परंपरा है, ये जो लोक कथा है, इसके माध्यम से हम अपनी परंपरा में हम शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। हमारे में जो अवगुण है उस चीज को हम कैसे अपने में से उस अवगुण को हटा सकते हैं। तो आज मैं लिंबू की जो पूर्वोत्तर भारत की मौखिक परंपरा के अंतर्गत आने वाले समुदाय में लिंबू की परंपराओं और उनके लोक साहित्य के विभिन्न पहलू संक्षिप्त प्रकार में प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह लिंबू समुदाय प्राचीन काल से किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते चले आ रहे हैं, जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी संस्कृति है, परंपराएं, जीवन शैली होती है। आज मैं और एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग आदिवासी और जनजाति, ये 2 शब्दों का हम लोग प्राय प्रयोग करते हैं। संविधान में हम जब भी देखते हैं कि जनजाति इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर अगर आदिवासी में हम देखें तो जनजाति से मैं पक्ष में नहीं हूं। मैं आदिवासी शब्दों को ही प्रयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि लिंबू में जाति प्रथा नाम की कोई चीज, कोई परंपरा नहीं है। तो इसीलिए आदिवासी शब्दों
को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं या मतभेद है, और कोई स्वदेशी कहते हैं, कोई इंडिजिनियस पीपल्स कहते हैं, कोई मूल निवासी कहते हैं। और लोगों की यह धारणा है कि ये जो जितने भी आदिवासी समुदाय है ये जंगली है, पिछले दर्जे की है, अनपढ़ है, असभ्य है। क्योंकि मैंने ये इसीलिए उल्लेख किया है क्योंकि हमारी जो मौखिक परंपरा है, हमारे जो लोक साहित्य है, वो साहित्य को देखते हुए, परंपराओं को देखते हुए लोगों में बहुत सारी धारणाएं है। आज भी आदिवासी शब्दों को लेकर जो गलत फहमियां है, विशेष हमारी एक समतल पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जो बीच में इन आदिवासी शब्द का उपयोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी आदिवासी समुदाय है वे अपने को ट्राइबल शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। शायद कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आदिवासी शब्द को प्राय वे समतल के आदिवासी को चिन्हित करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी है आदिवासी शब्दों को लेकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में। भारत के जो विभिन्न सभ्यता के विकास को अगर हम देखें तो करीब 10,000 सालों के आसपास की सभ्यता है, और भारत के द्रविडियन आस्ट्रिक भाषा बोलने वाले समुदाय का इतिहास करीब 50 से 70 वर्ष पुराना है। और आदिवासी समुदाय की सामाजिक संरचना को परिभाषित है। इसमें आदिवासी स्वायत्त शासन व्यवस्था, परंपराएं, सामूहिक सामाजिक व्यवस्था शामिल है। मैं सभी आदिवासी समुदाय नहीं चाहती हूँ आदिवासियों की जो मौखिक परंपरा है और उनकी जो लोक साहित्य है उनके कुछ दो प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम लिंबू आदिवासी प्रकृति पूजक है और प्रकृति की संपदाओं को पूजते हैं। ये सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मांड बनाने वाले शक्ति को मानते हैं। मैं इसीलिए ये प्रकृति पूजक प्रकृति, क्योंकि इसके पहले भी बताओ ने प्रकृति के विषय में बहुत सारे वार्ताओं में कहे, लेकिन प्रकृति मौखिक परंपरा का संबंध है और उनका जीवन का आधार ही प्रकृति है, जिसका अनुकरण करके ही वे अपने जीवन का संचालन करते हैं। उनमें कोई किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं देखी जाती है। प्रकृति पर आश्रित और निर्भर है उनकी मौलिक परंपरा और जीवन है। अपनी सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा, इतिहास को जीवंत रखा है और यही आदिवासियत है। आज उनका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और उसी आधार पर उनका बड़े बड़े विद्वान हम देखते हैं कि उन्हें लिखित उनके मौखिक साहित्य के साथ, उनके लोक साहित्य के साथ पुराण, महाकाव्य ग्रंथों का उनका तुलना करते हैं, जो मैं समझती हूँ कि वो आधारहीन है। प्रथमतः लिंबू आदिवासी की जो मौखिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन कहा गया है, इनकी अपनी जितनी भी परंपराएं हैं सभी मौखिक रूप से प्रत्यक्ष हस्तांतरण होते हुए आ रहा है, जिनमें हम देखते हैं कि इनकी लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोकोक्ति, बोली, कहावतें रूप भाषा के रूप में जीवंत है। आदिम युग में कोई लिखित दस्तावेज लिख कर रखने की कोई प्रावधान नहीं थी, फिर भी इनकी अपनी मौलिक परंपरा, संस्कार सभी प्रकृति के से संबंधित होने के कारण प्रकृति के बीच में ही मौखिक दस्तावेज को अपने साथ, अपने व्यवस्था के अंदर सुरक्षित कर रखा करता था। सारा जल, जंगल, जमीन के मालिक वे खुद हुआ करता था। आज जो किरात का जो वर्णन है, आज किरात जनजाति, ये जो किरात जनजाति विश्व के चारों तरफ फैले हुए हैं और किरात एक जातीय समूह है, एक ग्रुप है और जिनकी विविध शाखाएं विश्व में पाई जाती है। प्राचीनतम जातियों में किरात की गणना होती है और इसका वर्णन हम ऋग्वेद में भी हम देखते हैं। ईमान सिंह चेमजोंग कृत किरात इतिहास पहला अध्याय पृष्ठ 1 को मैं कोट कर चाहती हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने लिंबू का जो स्रोत है, लिंबू की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, हम के माध्यम से भी कुछ हम पता लगा सकते हैं। जैसे वर्तमान नेपाल देश के पहाड़ी क्षेत्र को किरात नाम से जाना जाता है और पल्लो या माच किरात कहने से किरात के नाम से चिन्हित किया गया है।
और ये जो पल्लो और ये जो मांझ किरात है, ये लिंबुओं का याकथुम्बाओं के, लिंबू को दूसरा नाम याकथुम्बा भी कहते हैं, और ये याकथुम्बाओं का वासस्थान समझा जाता था, उत्तर और पूर्वी नेपाल की जो है मैदानी क्षेत्र। और इन दोनों प्रदेश के किरात लोग इसके पश्चात इनके वंश पूर्व स्थल छोड़कर धीरे धीरे हिंदुस्तान के मैदानों में आकर बस गए, जो कोई उत्तर दिशा की ओर चले गए, कोई पूर्व दिशा की ओर चले गए, और इस तरह से इनका जो वंश है, इनके वंश को सौमर वंश, सौमर रखा गया है, इनका पूर्वी नाम जो है सौमर रखा गया है। और ये जो सौमर वंश है, ये किसी विशेष स्थान और किस शताब्दी में हिंदुस्तान में आए थे, इसका उल्लेख भिन्न भिन्न इतिहासकारों और विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। ये किरात इतिहास पहले अध्याय में उल्लेख है। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंबू जो जात समुदाय है, इनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। लिंबू किरात समूह की एक शाखा है। भाषा परिवार के अनुसार अगर हम इसे देखें तो ये बोड बर्मेली परिवार की पूर्वी शाखा के अंतर्गत बोडिक उपशाखा हिमालय वर्ग की पूर्वी भाषा है। इनका अपना आदिम धर्म है यूमा सामियो, जो इनके आदिम होने की सबसे बड़ी पहचान है। ये प्रकृति पूजक है और जीवोत्पत्ति पर आस्था रखने वाले धर्म है, और मुंधुम में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति जो उल्लेख है निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति मानते हैं। और इनका जो दार्शनिक पक्ष है बहुत परिपक्व सुगठित है। इनकी अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा और लिपि है। इसे सृजंगा लिपि कहते हैं, इनकी अपनी ही लिपि है सृजंगा लिपि। मुंधुम जो है इनका जीवन का आधार ग्रंथ है और जीवंत मौखिक दस्तावेज है। हम इसे ग्रंथ न कहकर अगर हम इसे मौखिक परंपरा की जो दस्तावेज है कह सकते हैं, क्योंकि ये लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, ये मौखिक रूप में उपलब्ध है। लेकिन आज इसे संरक्षण के तौर पर इसे लिखित रूप में संरक्षित किया जा रहा है। इस समुदाय की पहचान उसकी अपनी विशिष्ट लिपि, भाषा, परंपराएं, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधारभूत पारंपरिक संरचना है। और किसी भी अगर समुदाय की हम अगर ऐतिहासिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक संरचना के माध्यम से हम उस विशेष समुदाय को के समयकाल, सभ्यता, भाषा, परिवार, पृष्ठभूमि को आसानी से पता लगाया जा सकता है। मैं जब मौखिक परंपरा और लोक साहित्य पर अध्ययन, मैं अभी भी अध्ययनरत हूँ, और जब मैं अध्ययन करते जा रही थी तो उस समय मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो बहुत ही जिसका मूल्यांकन हमारे समाज में होनी चाहिए। और सरल भाषा में कहे तो हमारे इर्द गिर्द प्रकृति में सर्वत्र जो सौंदर्य विद्यमान है, उसे देखकर हमारे मन में जो आनंद और खुशी की अनुभूति होती है, उसके साथ जीवन में होने वाली अन्य अनुभूतियों के साथ समन्वय स्थापित करना ही हम जानते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। और आधुनिक चिंतन साहित्यकार ने सौंदर्य के लिए संबंध को महत्व दिया है। और हम देखते हैं जिस संबंध में प्रयोजन, लाभ, क्षति का कोई स्थान नहीं होता है, एक निस्वार्थ अनुभूति ही सौंदर्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। और आदिवासी जीवन दर्शन में अगर हम गौर करें, हम आज लिंबू समुदाय के विषय में कह रहे हैं, तो लिंबू समुदाय की जो जीवन दर्शन में अगर हम गौर कर देखें तो उनके जो जीवन शैली है, उनके जो संस्कार है, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में प्रकृति के प्रति सौंदर्य की अनुभूति, संवेदनाएं और भावनाएं आदि समाविष्ट है। प्रकृति के बीच रहकर संवेदनशील आत्मीयता का जो एक परस्पर संबंध उनमें दिखाई देता है, वही वास्तविक रूप में सौंदर्य की अनुभूति होना है। वे तो प्रकृति पूजक और प्रकृति के जितनी भी संपदा है उनको अपना सर्वस्व मानते हैं। उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है, परंपरा, इतिहास को अगर देखें तो सभी का उत्स प्रकृति ही है। प्रकृति के साथ उनका एक अलग ही अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर मौखिक परंपरा जो मेरा विषय है, मौखिक परंपरा की अगर बात किया जाए तो इनके जो कला, साहित्य के माध्यम से इनके प्रकृतिवादी जीवन दृष्टि को समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। इनकी जो कला और
साहित्य के माध्यम से। मौखिक परंपरा को बहुत से अवलोकन हम अगर देखें तो इनमें इसमें जो कला है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, मुंथुम गायन शैली, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, पाक विद्या, अभी प्रोफेसर पंत जी ने कहा था पाक विद्या के विषय में, उन्होंने कहा था, तो पाक विद्या के माध्यम से भी हम इनके मौखिक परंपरा को आसानी से समझ सकते हैं। इसी परंपरा में शामिल है मौखिक परंपरा का, ये सभी हम देखते हैं कि ये सभी मौखिक परंपरा का ही माध्यम है, जिसके माध्यम से हम इनके जीवन दर्शन को, इनके परंपरा को हम आसानी से समझ सकते हैं। और इनके जो कला शब्दों को अगर हम परिभाषित करें तो कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक और व्यावहारिक रूप में उपयोगी बनाना ही कला है। हमारे जितने भी वादन है, नृत्य है, चित्रकला है, गायन है, वास्तुकला है, पाक कला है, शिल्पकारिता, अभिनय, ये सभी कला के अंदर ही समावेश है। लिंबू जनजाति की कलाओं के विषय में बात की जाए तो इनकी कला बहुत ही सान्दर्भिक और प्रकृति से जुड़ी हुई है। सुबह में हमारे जीवन समय हो गया है, थोड़ा इसको निष्कर्ष की ओर बढ़िए। तो मैं इनकी जो कला है, इनके जो वास्तुकला है, इनके जो चित्रकला है, इनके जितने भी कलाओं को हम देखते हैं, संगीत कला है, तो इन सब में हम इनकी जो मौखिक परंपरा का जो माध्यम है, हम इनके मौखिक परंपरा के माध्यम को जान या पहचान सकते हैं। और समय की कमी के कारण मैं जस्ट संक्षेप में बता रही हूँ कि लोक कथा की इनकी जो परंपरा है, ये परंपरा किसी न किसी रूप में पुरखों से चली आ रही है। और जितनी भी लिंबू लोक कथाएं प्राय तंबर नदी के आसपास के इलाके से पर आधारित इनकी कथाएं हैं। और बहुत सारी इनकी लोक कथाएं हम देखते हैं इनकी परंपरा में है। इनकी लोक गाथाएं भी हम देखते हैं कि जो काव्यात्मक या गीत के रूप में हम देखते हैं, लय के साथ गाया जाता है। और इनके जितने भी कलाएं हैं, इनके जितने भी साहित्य है, इनके जितने भी परंपराएं, सब मुंथुम आधारित है, क्योंकि मुंथुम को ये जीवन का अपना आधार मानते हैं। और पौराणिक इतिहास को अगर देखें तो मुंथुम जो मौखिक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित है, आज भी मुंथुम को गायन शैली में काव्यात्मक रूप में पाठ करने की जो परंपरा है, उसे फेदांगमा, जिसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, विविध अवसरों में भिन्न भिन्न फेदांगमा मुंथुम को गायन शैली में पाठ करते हैं। इस समुदाय का जीवन का आधार ही मुंथुम है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज लिंबू लिखित साहित्य विभिन्न विधाओं में उपलब्ध है। वर्तमान में लिंबू भाषा विद्वान, अनुवादक सब अपने इस लोक साहित्य को, अपने इस परंपरा को, मौखिक परंपरा को लिखित रूप में संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही अप्रतिम है। लिंबू समुदाय के कला, साहित्य, सौंदर्य शास्त्र के विभिन्न पहलू के विवेचनाओं के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा साहित्य की पहचान और विकास के लिए भाषा को समृद्ध और संरक्षित होना बहुत आवश्यक है। तभी हमारी सामाजिक भाषिक पहचान विश्व पटल पर संभव हो पाएगा। एक मिनट, लोक साहित्य सभी सीधे रूप से कहीं ना कहीं हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई है। यह जो सामूहिक रचना ज्ञानदायक, उपदेशात्मक होने के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी होता है। इन्हीं परंपराओं के जरिए ही हम उनके जीवन दर्शन को आसानी से जान या समझ सकते हैं। यह सामूहिक मौखिक परंपरा की विशेषता यह है कि इसमें एकल अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। लोक साहित्य का विशेष सांस्कृतिक महत्व काफी ज्यादा होता है। लिंबू समुदाय में जितने भी लोक साहित्य मौखिक परंपरा के रूप में जीवित है, वो सभी मुंथुम पर आधारित है। उनके जीवन का जो मूल आधार ही मुंथुम है और उस पर उसका दृढ़ विश्वास है। तो समय की कमी होने के कारण मैं विस्तार से नहीं उल्लेख कर पाई, तो इसके लिए आज मेरे वक्तव्य आज यही मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही कम समय में आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। और मुंथुम तो एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है, उस पर एक अलग से भी लेक्चर हो सकता है, कॉन्फ्रेंस होगी अभी हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपके वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। यहीं से बोलेंगे। जी।
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रथम सत्र में 4 पेपर्स पढ़े गए, जिनमें पहला पेपर डॉक्टर फिल्मेका, जिन्होंने मेघालय में खासी जनजाति पर जो उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अध्ययन था, उसको हम सभी के साथ शेयर किया, जहां उन्होंने मानवता की बात और पवित्र वन की स्पेशलिटी और सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में बताकर हमें एनलाइटन किया। प्रोफेसर वीनू पंत, जिन्होंने फर्मेंटेड फूड्स के बारे में हमें एक नया दर्शन दिया, एक नया ज्ञान दिया। फूड और ट्रेडिशन को इन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज से जोड़ा, साथ ही साथ फूड से रिलेटेड रिचुअल्स और उनकी पहचान के बारे में हमें एक दिशा दी। जो तीसरा पेपर था वो स्वयं मेरा था, जिसमें मैंने लेप्चा समुदाय के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो रूसोम रिस से संबंधित है, उस स्थिति में या उसके बारे में बताकर किस तरह से हमने IKS की निरंतरता को स्थापित करने का कार्य किया। और चौथा जो वाचन था पेपर का, वो डॉक्टर शोभा लिंबू द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने मुंडुम, जो कि जीवन का आधार है, उनके लिंबू समुदाय की विशेषता और उसके दार्शनिक पक्ष के बारे में बताया। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम सभी ने इस जो पहला सत्र है, इसमें जो पूर्वोत्तर की ज्ञान परंपरा है, उसमें मौखिक परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान परंपरा कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ओवर होती है। सभी जनजातियां कहीं ना कहीं से प्रकृति के साथ संबंध की बात करती हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम के संरक्षण की बात करती हैं। ये सारे पेपर्स जियो कल्चरल अप्रोच के बारे में हमें बताते हैं और इनमें इंडियन नॉलेज सिस्टम की निरंतरता पर विशेष बल दिया गया था। यदि इससे संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न पूछने हो तो प्लीज आप पूछ सकते। धन्यवाद। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे प्लीज सर, प्लीज सर। जो हाउस और होम के बारे में जी मैडम जिक्र किए थे। हाउस तो पाश्चात्य की परंपरा है, होम तो हमारा परंपरा है। Home is the place where when you go, it has to take you in. That's the definition of home. Our the second point which you are mentioning regarding the Kana, just as you mentioned that Kana attracts you. In Karnataka, we had one great scholar who passed away 30 years ago at the age of 91. The coastal region called Gokarna. So there is Shivaling. So there was a scholar who was so indebted to learning that even after college, he used to come by reading like this without looking this way or that way. When the smell of tea, which was just opposite his house, came, he thought that his house has come and he would turn and enter the house. That was a last house. After that, there is only ocean. So that much he was dedicated to the service that always he used to read even while walking back from the place of work to his place. And regarding the seven sisters, which you have mentioned about that, I have seen that seven sisters and one son. And two instances from Karnataka I want to quote. One is Dr. K. Krishnamurti, the great Sanskrit scholar who used to teach in the Karnataka University, Dharwad. He had 7 daughters and 1 son. And the another instance for that is that this is very unfortunate that in 1999, when I was an associate here, so I was getting back to Kalka through the mail, and at that time, R.C. Dwivedi, one of the famous professors of Rajasthan University, also used to travel in that train. He just got down in the midway to have a cup of coffee. By the time you got in, the train moved and he got into the underground and he died. So that thought very much upsets me even now when I travel between those stations. So these are some of the comments which I wanted to make. Thank you so much. Thank you. Please, sir.
I will just relate with first presented to the fourth one and then go to few. As per latest report of NASA, at about 70,000 years back, because I am working on this project, there was mitochondria migration of L1 from east to west, where there is mentioned the tribe, so-called tribe in Western concept, that's what call it the is Khasi. I don't know whether you have not, whether it is in your report or not. There is a place in Himachal Pradesh, in your place, Meghalaya, there's called Maole. That is the cleanest village of Asia, not in India. Maole. In that place, you will find there is a root bridge, which is related with, that is just map says Rusum is related. I have visited that place to present in scripts where there is mentioned Arjuna had gone to this place to marry Chitrangada. Yeah, I'm talking about Chitrangada. Chitrangada He has gone to that place, and that bounding is the traditional representation of this Mahabharata. Regarding fourth presentation, let's say Janajati and tribe, say, this term Janapada and Janaja. Janapada is still there in North Eastern Asia. This word is used. Janapada and Janajati, both terms are used in Rigveda, in Vishnu Puran, in Mahabharata also. One tribe is used as Kirat, the fourth presenter is used. It is mentioned Kirat. Ekalapya, regarding Ekalapya belongs to that tribal group or Janajati. It is mentioned in Mahabharata, in Banaparva. So all this tribal, it has some historical evidence. Yes. Sir, Mahabharat actually, that there is a place, Laksam, in Sikkim, where Arjun, he is offering worship. He is worshipping Shiv, and Shiv appears to him in form of Kirat. Kirat means a hunter, Sanskrit word. Yeah. So there we have a temple of Kirateshwar. Yeah. And from there, actually, the Kirats, they actually, because I'm working on Mundum right now, it's a major project on which we are working. We are working on the documentation. And as I went to all those people, approaching their Mangpas and all, so what I find fascinating is that they are actually, they start everything from Shiv, because there is a Trishul and there is a Damru and there is Rudrakshmala, and there is also a Dhanush. So when I asked him, I said, this Trishul, small Trishul, big Trishul, this I can understand, but why Dhanush? He said, see, everything is about Ram and Krishna, Ram and Shankar. So because we are representing the line of Shankar through Kirateshwar, and the first Chinta was performed by Shiv when Sati died. So from there, the tradition continues, and this Dhanush is of Ram. So if there is any Greh Dosh, then we use this Dhanush. So this is all of very connected. Yeah, very connected. That is what initially also at the inaugural we said, no, that, the segregation, the creation of binaries is something which we should avoid. That we are this and we are this. No, it's we are this. Let us know it as we, rather than, very individualistic aspect of it. The entire Mahakavya Kiratadmi of Dwarvish. Yes, sir. Based on this only. Yes, sir. And it is there in Sikkim, sir. Yes. The Kirateshwar. Yeah. We worship him. Shiv is worshipped like that. एक प्रसंग है जो मैंने कहा था कि कुछ विशेष दिनों में गुरुद्वारा की लड़कियों को पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिया जाता, उससे संबंधित मैं एक देखी हूँ। फिर पूजा पाठ से संबंधित नहीं, जब भी मासिक धर्म आता है कुछ भी छूने की नहीं। मैंने पूजा पाठ नहीं बोला था, मैंने कहा था कि उत्तर में लोग समझ पाएंगे क्योंकि वहां पे भी नहीं किया जाता है। मुझसे जो महिला मिली थी उसने कहा था कि छूना नहीं है क्योंकि छूने से खराब हो जाएगा। जी मैम, मैं वही कनेक्ट कर रही थी मैम, मैं सिर्फ कनेक्ट करना चाह रही थी इसको।
श्रम नहीं करने देते, सुविधाएं खाना पीना गवर्नमेंट वाले प्रोवाइड करती है। मैम एक्चुअली जो आज की जनरेशन है, प्लीज मैं कई बार अपनी कक्षा में बच्चियों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जो हम सबकी यूनिवर्सिटीज में लागू होना जरूरी हो गया है, पीरियड लीव। तो मैंने कहा बेटा हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में उसको छुट्टी पे जाना ही कहा जाता था, तो अब तुम सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी पे जा रहे हो, हम कल्चर से छुट्टी पे जाते थे। तो हम अपने कल्चर को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए इन चीजों को अब समझाना पड़ रहा है। समस्या सिर्फ इतनी है कि वी हैव फॉरगॉटन हु वी आर एंड हाउ साइंटिफिक वी आर, because gynecologically those 4 days are where a women body needs rest. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहे बिना कोई ऑफिस छुट्टी नहीं देगी। बहुत ही विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण सत्र के लिए मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रही मैडम प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी जी और इस सत्र में शामिल सभी वक्ताओं की प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। अगला सत्र हमारा 2:30 बजे से शुरू होगा। हमारा विशेष अनुरोध है कि समय पर आप लोग इस सत्र में उपस्थित हो जाए। IIES प्रशासन की ओर से एक सूचना आई है कि आप लोगों के बैंक में एक टीम फॉर्म है, उसको आज आप लोग भर लीजिएगा, वो कल आपसे कलेक्ट कर लेंगे। बोर्डिंग पास आप लोगों को अटैच करना होगा उसमें। मेरा बैग है कि आपका ये मेरा है। मेरा मेरा Yeah.